Dear student and respected teachers, most welcome all of you in SRK ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस। बेटा देखो, हम लोगों को देखना आज क्या है। इससे पहले की क्लास में हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू का कैलकुलेशन किए थे ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट में। फर्दर आज हम लोगों को देखना क्या है, आज हम लोगों को ये देखना है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है उससे हम पैरामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में क्या इफेक्ट होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी। आज हम लोगों को क्या देखना है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें देखना है कि जैसे जो ट्रांजिशन हम लोग प्रॉपर्टी में लिखे थे, प्रॉपर्टी में क्या लिखे थे, प्रॉपर्टी में ये लिखे थे कि जो ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट होते हैं ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ द कोऑर्डिनेट कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। कोऑर्डिनेट कंपाउंड का फॉर्मेशन की मीनिंग ये हुई कि एज ए सेंट्रल एटम रोल करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। ये प्रॉपर्टी में हम लोगों ने ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट की प्रॉपर्टी में हम लोगों ने लिखा था कि दीज एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और हम लोग जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हम लोग इंटरमीडिएट में भी पढ़े हैं और इधर बीएससी सेकेंड ईयर में भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है। तो अब इस पर अगर हम लोग डिस्कशन करते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या हैं, तो डिटेल में डिस्कशन तो हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में करेंगे। यहाँ उसको डिटेल में स्टडी करने का कोई बहुत मतलब नहीं है, लेकिन हम लोगों को इतना ज़रूर स्टडी करना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर और ज्योमेट्री ये दोनों एक दूसरे से कैसे कोरिलेट। तो आज हम लोगों का जो डिस्कशन पॉइंट होगा वो कोऑर्डिनेशन एंड ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म बाय द ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट, ये हम लोगों का आज पॉइंट होगा। मतलब अकॉर्डिंग टू सिलेबस, आप बीएससी सेकेंड ईयर का सिलेबस देखिएगा तो सिलेबस में आपको मिलेगा। तो आज हम लोगों का डिस्कशन होगा जो है कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ज्योमेट्री कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ज्योमेट्री of the complexes formed by the transition series element, series element ये हमें देखना। जो ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स हैं वो किस तरह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं और किस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, और उसके साथ फिर हमें देखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर के बेस पर हम लोग ज्योमेट्री कैसे जानते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत डिस्कशन पॉइंट जो है, जैसे आप लोग इंटरमीडिएट में पढ़े हो वैसे यहाँ एक डिस्कशन का पॉइंट है ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है और कोऑर्डिनेशन नंबर ज्योमेट्री दोनों एक दूसरे से कैसे कोरिलेट, इन दोनों चीज़ों को हमें देखना। फर्स्ट क्या है कि ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट का इन्वॉल्वमेंट कैसे होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन में। दूसरा क्या है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं। तीसरा डिस्कशन का पॉइंट है कि कोऑर्डिनेशन नंबर और ज्योमेट्री कैसे एक दूसरे से कोरिलेट। ये तीन पॉइंट पर हमें डिस्कशन करना है। तो बहुत सारे बच्चे जो है ऐसा है कि
किसी कारणवश कहीं किसी स्टेप पर सही से स्टडी नहीं कर पाते हैं। तो आज हम सारी चीज़ों को मतलब शून्य से लेकर हम लोग शुरू करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि कैसे जो है सब एक दूसरे से कोरिलेट हैं। आप लोगों को स्मूथली केवल इसको देखना है, वॉच करना है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटलीस्ट आपको सारी चीज़ें समझ। आप देखो बेटा, जब हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर पर डिस्कशन करते हैं, फर्स्ट पॉइंट हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर आते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। एक जब हम सॉलिड स्टेट पढ़ते हैं बेटा, सॉलिड स्टेट जब पढ़ते हैं तो सॉलिड स्टेट में भी हम कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ते हैं। किसका पढ़ते हैं? यहाँ पर हम लोग आयनिक कंपाउंड का, आयनिक कंपाउंड का, यहाँ पर हम लोग आयनिक कंपाउंड का जो होते हैं उनका कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ते हैं। आयनिक कंपाउंड मीन्स जैसे एज लाइक NaCl, NaCl, एज लाइक KCl, एज लाइक CHCl। आप देखोगे सॉलिड स्टेट में, इंटरमीडिएट में है तो वहाँ भी है। और थोड़ा सा हम BSc प्रीवियस में भी चर्चा किए थे इस पर, और ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और अवध यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में तो आता ही आता है BSc फर्स्ट ईयर में। तो एक तो सॉलिड स्टेट ये अटैच्ड है कोऑर्डिनेशन नंबर से। तो सॉलिड स्टेट में हम कोऑर्डिनेशन नंबर पर कोई डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग सॉलिड स्टेट तो पढ़ नहीं रहे हैं। तो आपको इसलिए बता दिए कि आप अपने दिमाग में जो भी डाउट है उस डाउट को आप क्लियर कर लीजिए कि हमें सॉलिड स्टेट से यहाँ कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। हाँ, स्टेट से तो लेना देना है। जैसे मान लीजिए कि स्टेट, सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड भी पाए जाते हैं, सॉलिड स्टेट में जो है कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी पाए जाते हैं। तो वहाँ तक तो हम लोग बात करते हैं। तो वहाँ पर हम लोग जो है कैटेगराइज करते हैं सॉलिड की, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड, अच्छा बॉन्डिंग के बेस पर सॉलिड, ये बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। तो यहाँ हम जब सॉलिड स्टेट पढ़ाएंगे तो बताएंगे। जैसे हम लोग पढ़े हैं NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है और KCl का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है और ये जो है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। ये जो है आपका FCC होता है, FCC होता है और ये आपका BCC होता है, BCC, ये भी FCC है। तो ये इस पर हम लोगों को कोई चर्चा नहीं। फेस सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, कोऑर्डिनेशन नंबर 8, तो इस पर हमें कोई चर्चा नहीं करना क्योंकि आयनिक कंपाउंड पर हमें कोई स्टडी नहीं करना है। तो इसकी तो कहानी ख़त्म हो गई। अब हमें कैसे कंपाउंड पर करना है? हमें दूसरे कंपाउंड पर, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पर करना है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता। तो कोऑर्डिनेशन नंबर को नियरेस्ट नेबर बोलते हैं, नियरेस्ट नेबर बोलते हैं कि एज लाइक आप समझ लीजिए कि जो आपके नियरेस्ट होते हैं, नियरेस्ट मीन्स ये समझ लीजिए कि सेंट्रल के अराउंड जितने भी सराउंडिंग एटम होते हैं या आयंस होते हैं, अगर आयनिक कंपाउंड है तो सराउंडिंग आयन होंगे। जैसे Na+ है, अब Na+ के सराउंडिंग में कितने Cl- हैं, अदरवाइज Cl- के सराउंडिंग कितने Na+ हैं, तो इस बेस पर हम लोग स्टडी करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर पर। जैसे एक Na+ के सराउंडिंग में फेस सेंटर्ड को सेंट्रलाइज करते हुए हम ये देखते हैं कि इसके सराउंडिंग में 6 Cl- अटैच्ड होते हैं और सेम एज एक Cl- के चारों तरफ 6 Na+ अटैच्ड होते हैं। ये एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है। यही रीज़न है कि NaCl का फार्मूला NaCl लिखा जाता है, 6 NaCl या 6 Na+Cl- नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर की स्टडी करते हैं। लेकिन इससे हमें कोई लेना देना नहीं है करंट में। हाँ, इतना ज़रूर है कि कोऑर्डिनेशन नंबर
में जो डाउट है वो हम अपना डाउट को क्लियर करें। अब देखते क्या कोऑर्डिनेशन नंबर जो है मैक्सिमम बहुत सारे जगह जो है बहुत सारी बुक्स में जैसे 0 to कोऑर्डिनेशन नंबर 0 to 12, तो करंट में हम लोग देखेंगे भी कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 1 to 12 देखेंगे। 0 का कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है, इसलिए एप्लीकेबिलिटी नहीं है कि जैसे जब कोई एलिमेंट होता है तो हम लोग पढ़ते हैं, इंटरमीडिएट में भी पढ़ते हैं कि किसी एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो शून्य होता है एलिमेंट का। जैसे कोई पूछता है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट शून्य, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट शून्य, ये तो एटम में ये कंडीशन होती है। तो वहाँ एटम का जब तक कोई केमिकल एक्टिविटी नहीं होगी, कहीं कोई रिएक्शन नहीं करेगा, तब तक सराउंडिंग में कोई जो है उसका रोल नहीं होगा। सराउंडिंग में जैसे किसी दूसरे का रोल नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि हमने सोडियम मेटल हम पढ़ रहे हैं, तो सोडियम मेटल का ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन नंबर 0 है। जब तक इससे Cl- नहीं जुड़ेगा तब तक इसका कोऑर्डिनेशन नंबर में वेरिएशन नहीं होगा। तो कोई भी एलिमेंट होता है फ्री स्टेज में होता है तो क्या है कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर सदैव 0 होता है। जैसे बोरान हुआ, जैसे नाइट्रोजन हुआ। अब अभी हम और कोऑर्डिनेशन नंबर पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। तो फ्री स्टेज में कुछ भी हो, जैसे हम ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट ही देखते हैं, जैसे स्कैंडियम हुआ, टाइटेनियम हुआ, वैनाडियम हुआ, ये सब जो भी हैं इन सब का कोऑर्डिनेशन नंबर 0 है। जब तक इसके सराउंडिंग में कुछ नहीं लगेगा, वैनाडियम किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, टाइटेनियम किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, स्कैंडियम किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, तब तक बेटा इसका कोई कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं होता। तो ये भी डाउट आपका क्लियर हो, यहाँ पर आपको कोई सस्पेंस नहीं होना चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर पर इतना तो हम सॉलिड स्टेट में डिस्कशन किए, केवल आपको मेमोराइज कराने के लिए कि आप पीछे जाकर देखिए और उसका यहाँ पर अभी कोई रिलेशन नहीं है। अब हम लोग आते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हमें क्या देखना है कि यहाँ पर हम लोग देखें कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म बाय द ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। तो हम तो ये जानते हैं कि ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स फॉर्म मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये तो हम जानते हैं कि जो ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। और यही रीज़न है कि केमिस्ट्री की एक ब्रांच कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ही बन गई है। और वो जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बन गई है, केमिस्ट्री की ब्रांच, इट आल्सो हैव ग्रेट इम्पोर्टेंस इन फील्ड ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये देखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका बहुत ही एप्लीकेशन है और मोस्टली ये जो है फाइटोकेमिस्ट्री में इसका बहुत एप्लीकेशन है, बायोमॉलिक्यूल्स में इसका बहुत एप्लीकेशन है, ये देखना। अब हम यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। बहुत छोटा सा डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो छोटे डिस्कशन में हम लोग ये देखते हैं कि जैसे हम लोग लेते हैं जो है COCl3 जिसको हम कोबाल्ट क्लोराइड बोल रहे हैं थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट पर, और इसका बेटा हम लोग रिएक्शन कराते हैं जो है NH3 से रिएक्शन कराते हैं, NH3 से रिएक्शन कराते हैं। NH3 अदरवाइज लिक्विड NH3 रैपिड रिएक्शन करेगा, लिक्विड NH3 से रिएक्शन कराते हैं। तो हमें जो कंपाउंड मिलता है वो कंपाउंड हमें मिलता क्या है, CONH3 ये कंपाउंड हम लोगों को मिलता। तो ये एक जो है नॉर्मल सा साल्ट है, जैसे कोबाल्ट क्लोराइड ये आपका है, कोबाल्ट क्लोराइड है, ये आपका कोबाल्ट क्लोराइड है। और उसके बाद ये आपका जो है ये अमोनिया है,
ये आपका अमोनिया है। ये दोनों जब रिएक्शन करते हैं तो इसको हम लोग देखते हैं, IUPAC नाम लिख दे रहे हैं, हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ये तो ये आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये तो जैसे नॉर्मल कंपाउंड हो गया, ये कंपाउंड हो गया, नॉर्मल कंपाउंड होगा कोबाल्ट क्लोराइड, और ये आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ये आपका क्या है, ये आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ये देखिए कॉम्प्लेक्स, तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपका है। अब इसी में हमें डिस्कशन क्या करना है, डिस्कशन करना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं। अब देखो बेटा यहाँ पर ये तो जो अब अगर हम लोग डिस्कशन करते हैं डिस्क्रिप्शन में, चूँकि आप बैचलर की डिग्री लेने जा रहे हो इसलिए ऐसा डिस्कशन किया जा रहा है। जैसे हम जानते हैं कि कोबाल्ट वेरिएबल वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, और यहाँ पर वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो वैकेंट डी ऑर्बिटल होने के कारण ये जो है ये एक गुड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द वैकेंट डी ऑर्बिटल। और ये क्लोरीन जो है ये इससे जो है निगेटिव फॉर्म में जुड़ता है, निगेटिव फॉर्म में जुड़ता है। ये जैसे क्या है CO3 पॉजिटिव, देखिए इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, और ये आपका हो गया क्या कि 3Cl माइनस हो गया, ये दोनों जुड़ गए। यहाँ पर परमानेंट इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, और अब इस बेस पर हम इसको लुईस एसिड भी बोलते हैं, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव को हम लुईस एसिड बोलते हैं। और ये यहाँ पर इट हैव पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब 6NH3 हैं तो 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये रखते हैं। तो मीन्स क्या हुआ कि हम देखते हैं कि जब ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो यहाँ पर ये कैसा बिहेव करते हैं, लुईस बेस, जिसको हम जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो है इसको लिगैंड के नाम से जानेंगे, इतना हमें जानना है। जैसे आपका ये कोई डिस्कशन का पॉइंट नहीं हो सकता है कि व्हाट टाइप्स ऑफ द 6NH3 अटैच्ड विथ कोबाल्ट, तो उसको हम पहले ही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये किस तरह से यहाँ पर जुड़ता है। बट देयर आर नो एनी चेंजिंग ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं हो रही। आप देखो तो ये हमारा फॉर्म हो गया। देखते क्या है, इसको ऐसे पढ़ते हैं कि व्हेन कोबाल्ट क्लोराइड आर रिएक्टेड विथ अमोनिया और लिक्विड NH3 भी हम बोल सकते हैं अमोनिया, देन आफ्टर रिएक्शन it produce the complex compound which are known as hexaamine cobalt third chloride। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लिक्विड की अगर स्टेज ना हो तो ये भी जाने रहिएगा, तो यहाँ पर हमें टेम्परेचर भी लगाना होगा, चाहे टेम्परेचर लगाना होगा चाहे कैटालिस्ट। देखिए यहाँ पर अगर ये लिक्विड नहीं तो चाहे टेम्परेचर लगाएंगे आर कैटालिस्ट, ये आपको जानना है, कैटालिस्ट या टेम्परेचर दोनों लगाएंगे। अगर इसीलिए हमने लिक्विड में ले लिया कि जिसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, अगर ये सॉलिड में आप लोगे तो सॉलिडिफाई करना पड़ेगा, और कोई बात नहीं है, सॉलिडिफाई करना पड़ेगा। अब देखना है, तो ये आपका क्लियर हो गया। अब बेटा हमें फर्दर यहाँ पर क्या देखते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर हमें डिस्कशन करना है। तो ये दोनों रिएक्शन करके ये बना लिए
अब हम लोग सेंट्रलाइज किसको करते हैं बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर और ज्योमेट्री को। तो व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन नंबर, हमें ये देखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर है क्या। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए बहुत सिंपल सी बात है, जैसे देखो इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और आगे जब PDF प्रोवाइड कराया जाएगा तो आपको कंप्लीट नोट हम देंगे, कोई डाउट नहीं है। देखो आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को ये देखना बेटा आगे कि कोई भी कंपाउंड लिखते हैं, जैसे देखो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तो जान गए कि कैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन होता है, और इसके विषय में डिस्क्रिप्शन में बहुत स्टडी करना आगे चलकर, इसलिए यहाँ बहुत बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ना है। अब देखो जैसे हम कुछ लिखते हैं, जैसे हमने लिख दिया जो है K3FeCN6, ये कंपाउंड हमने लिख दिया। जैसे हमने अभी जो कंपाउंड बनाया था उसको लिख दिया CONS3(6)Cl3। जैसे हम कंपाउंड लिख दिए NiCO4। अच्छा, यहाँ पर एक दिन हम लोगों का डिस्कशन हो रहा था, यहाँ 2 पॉजिटिव है, वो तो हम आपको बता क्या रहे थे, वहाँ हम ऑक्सीडेशन स्टेट पर चर्चा कर रहे थे। जब कार्बोनिल के साथ कोई भी सेंट्रल मेटल रिएक्शन करता है, सेंट्रल मेटल इन्वॉल्व होता है, तो पूरी केमिस्ट्री में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट शून्य ही होता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव का कोई मैटर नहीं, हम मैग्नेटिक मोमेंट बता रहे थे Ni2 पॉजिटिव का, तो एक एग्जाम्पल प्रस्तुत कर रहे थे। तो ये जाने रहना कि अगर कहीं कार्बोनिल का इन्वॉल्वमेंट है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन में, तो सेंट्रल का ऑक्सीडेशन स्टेट सदैव 0 होगा पूरी केमिस्ट्री में। कहीं भी कहीं ऐसा लिखा नहीं है, कहीं कुछ मिलेगा ही नहीं कि कार्बोनिल इन्वॉल्व हो और ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू जो है वो 0 ना हो। तो ये इतनी चीज़ें बेटा हम जान गए। और हम एक कंपाउंड लिख देते हैं, जैसे हम कंपाउंड लिख देते हैं जो है आयनिक NiCl4(2)। एक कॉम्प्लेक्स आयन भी लिख दिए आपको बताने के लिए। अब हमें कोऑर्डिनेशन नंबर पर डिस्कशन करना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की मीनिंग क्या हुई बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर में हमें इसमें कुछ नहीं जानना है। कोऑर्डिनेशन नंबर पर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन के बेस पर चर्चा करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, ये ध्यान रखना है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, अगर कोऑर्डिनेट कंपाउंड हम पढ़ रहे हैं तो हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे हैं। अगर ज़रा सा भी हमको कोऑर्डिनेट कंपाउंड पढ़ रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे हैं। और अगर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे हैं हम, तो कोऑर्डिनेशन नंबर की स्टडी कर रहे हैं। और कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हमें मालूम हो जाएगा तो ज्योमेट्री भी मालूम हो जाएगा। तो यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो है क्या इसमें, यहाँ तो हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन के बेस पर, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन के बेस पर हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। हाउ मेनी नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाय द लिगैंड टू द सेंट्रल मेटल आइटम आर आयन, कितने नंबर में दिए जाते हैं। तो यहाँ बेटा देखना क्या है कि अगर ये देखते हैं, देखो 6 है, ये मोनोडेंटेट है, मोनोडेंटेट निगेटिव लिगैंड है, जो हम आगे चर्चा करेंगे। वैसे इंटरमीडिएट में आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे। तो यहाँ पर ये कितने जुड़े हैं, यहाँ पर 6 जुड़े हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका जो कितना हो गया, 6 हो गया। उसके बाद फिर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर ये न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगैंड है और ये यहाँ पर जुड़ा है, मीन्स क्या हुआ, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। और यहाँ पर जो है न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगैंड कार्बोनिल भी है, तो यहाँ 4 जुड़ा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। और यहाँ पर जो है Cl जुड़ा है, तो यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी 4 हो गया। ये देखिए इतनी चीज़ें हम जान गए। अब देखते क्या हैं कि जैसे जो है यहाँ पर हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड,
कंपाउंड, ये हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया। और ये हमारा क्या हो गया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। ये आपका क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। ये देखते हैं। अच्छा, ये डेंटेड के बेस पर आपको देखना है। जैसे आपको ये देख नहीं लेना है कि 6 देख लिए तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 देख लीजिए, 4 देख लिए, वो देख लिए, तो उससे नहीं। हमें एक एग्जांपल और आपके सामने इस डाउट को क्लियर करने के लिए लिख रहे हैं। जैसे हम यहाँ एक कंपाउंड और लिख दे रहे हैं, वो देखिए आगे यहाँ लिख दे रहे हैं। यहाँ एक कंपाउंड हम और लिख दे रहे हैं, जो है आना चाहिए आपके उसमें। यहाँ एक कंपाउंड हम लिख दे रहे हैं COEN, एथिलीन डाइअमीन, और होल थ्राइस 3 पॉजिटिव। केवल आपके डाउट को क्लियर करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, 3 पॉजिटिव। तो यहाँ पर बेटा क्या है कि देखो, यहाँ जैसे लग रहा है देखने में कि इसी को देखकर ही हम कोऑर्डिनेशन नंबर बता दे रहे हैं, लेकिन ये दिमाग से बात निकाल दीजिए कि हम इसको, हाँ ठीक है मोनोडेंटेट है तो आप उसको देखकर निकालिए। लेकिन जैसे देखिए एथिलीन डाइअमीन लिगैंड यहाँ पार्टिसिपेट किया है और ये 3 ही है, लेकिन इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। क्यों? ये एक बाइडेंटेट लिगैंड है, ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है सेंट्रल को। तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के कारण इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। क्यों? 3 से 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 दूनी 6 हो गया, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो तुम्हें इसको देखकर नहीं बताना है कभी भी कोऑर्डिनेशन। हम और एक एग्जांपल लिखते हैं। जैसे बेटा, जैसे मान लिया कि हमने लिख दिया, आपको बताने के लिए, जैसे हमने क्या लिख दिया, एक और बता दे रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर पर थोड़ा सा। जैसे CO और यहाँ पर हमने लिख दिया EDTA लिख दिया। और जब EDTA लिख दिया तो यहाँ पर ये मान लीजिए हमने 3 पॉजिटिव कर दिया। देखो यहाँ सिंगल EDTA, एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट बोलते हैं, यहाँ केवल अकेले जुड़ा है ये, लेकिन यहाँ भी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो ये डाउट आपका क्लियर होना चाहिए। देखिए ये मोनोडेंटेट लिगैंड था, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जितना ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा इसका। ये डाइडेंटेट लिगैंड हो गया, तो डाइडेंटेट में 1/2 लिगैंड पार्टिसिपेट करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर का 1/2 लिगैंड पार्टिसिपेट। और ये हेक्साडेंटेट लिगैंड है, 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये अकेले डोनेट करता है, इसलिए यहाँ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर को आप स्मूथली जानिए और बहुत क्लियर कट इसकी स्टडी कीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर, सेंट्रल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन के बेस पर हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं बेटा। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हमें फर्दर आगे क्या देखना है, फर्दर हमें ये देखना है कि ज्योमेट्री पर अगर हम चर्चा करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ज्योमेट्री कैसे होगी, इन सारी चीज़ों पर अगर डिस्कशन करते हैं, तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर ज्योमेट्री की बात करते हैं, सब एक दूसरे से कोरिलेट हैं। ज्योमेट्री की बात अगर हम करते हैं बेटा, तो ज्योमेट्री में हमें क्या मिलता है, ये हम जानते हैं कि अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, तो जो ज्योमेट्री यहाँ पर होगी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर पर, अगर जो ज्योमेट्री होगी वो ज्योमेट्री होगी आपकी जो है, देखो ज्योमेट्री की अगर हम बात करते हैं तो ज्योमेट्री एक कैसी होगी। अब यहाँ 6 कोऑर्डिनेशन नंबर पर जो आपकी ज्योमेट्री होगी ये ऑक्टाहेड्रल होगी। ऑक्टाहेड्रल होगी। यहाँ पर इसको भी हम ऑक्टाहेड्रल बोलेंगे।
एक लाइन आएगा चिलेशन, उससे हमें यहाँ देखो इसका भी जो ज्योमेट्री होगा वो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगा। इसकी जो ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल होगी। लेकिन आप ये जान लीजिए कि 4 कोऑर्डिनेशन नंबर पर ज्योमेट्री 2 हो सकती है, 2 की प्रोबेबिलिटी होती है, एक टेट्राहेड्रल और एक स्क्वायर प्लेनर। एक स्क्वायर प्लेनर, ये 2 ज्योमेट्री होती। ये अच्छा, ये भी ज्योमेट्री आपकी टेट्राहेड्रल ही है। और ये फिर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर पर ये आपकी ऑक्टाहेड्रल हो गई। ये इतनी चीज़ें हमें जानना। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 2 टाइप्स ज्योमेट्री को प्रीफर करता है। एक ये तो मान लीजिए टेट्राहेड्रल वो स्क्वायर प्लेनर को भी प्रीफर करता है। अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कंडीशनल बता रहे हैं, अगर यहाँ पर 2 पॉजिटिव आप लगा दीजिए तो 2 पॉजिटिव पर ये ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ कुछ ना लगाइए तो यही रहेगी। हम आपसे डिस्कशन कर रहे हैं केवल यहाँ पॉजिटिव लगाने के बेस पर, जबकि हम बता चुके हैं कि कार्बोनिल के आ जाने पर सेंट्रल का ऑक्सीडेशन स्टेट सदैव शून्य होता है। तो हम इसलिए यहाँ बता रहे हैं, मान लीजिए 2 पॉजिटिव हमने लगा दिया तो लगाने पर क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन की कम हो गए, और जब 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो इनर ऑर्बिटल को यूज कर लिया, DsP2 हाइब्रिडेशन हो गया, तो ये जो है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो जाएगी। इतनी चीज़ें बेटा जानना अति आवश्यक है। देखिए हम लोग क्या लिखे थे, कोऑर्डिनेशन नंबर। हमारे सभी बच्चों को कोऑर्डिनेशन नंबर मालूम हो गया क्या होता है। हम लोग बेटा ज्योमेट्री लिखे थे, तो ज्योमेट्री बेटा हमें मालूम हो गया। अभी हम और ज्योमेट्री पर चर्चा कर लेते हैं। और फिर जो है ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट इन्वॉल्व करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन में, जो हम लोग प्रॉपर्टी में दूसरे लेक्चर में पढ़े थे ट्रांजिशन में। तो ये देखिए ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट है, ये भी ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट है, ये भी ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट है, और ये भी ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट है। इससे ये मालूम हो गया कि ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स जो होते हैं वो मैक्सिमम नंबर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो अभी आपको इतनी सी बातें जाननी थी। अब थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं जो है कोऑर्डिनेशन नंबर पर, कि कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है। तो अगर हम डिफाइन करेंगे तो डिफिनीशन में हम ये लिखेंगे कि द कोऑर्डिनेशन नंबर में बी डिफाइंड एज इन फील्ड ऑफ द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हाउ मेनी डोनर एटम, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एटम, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एटम आर present around the central atom, how many electron pair donor species, how many electron pair donor species are present around the central atom correspond to number of the electron pair donated by these species, number of the electron pair डोनेटेड बाय दीज स्पीसीज। यहाँ पर हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। अदरवाइज हम ऐसे कह सकते हैं कि जो है कोऑर्डिनेशन नंबर को फर्दर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं क्या, द नंबर ऑफ द लिगैंड अराउंड द सेंट्रल एटम विद रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन कैपेबिलिटी आर नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर, ऐसे भी बोलते हैं। द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीसीज आर प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम करस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन कैपेबिलिटी आर नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको भी हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, जो हम आगे इस पर चर्चा करेंगे। अब देखो हमें देखना क्या है, इन सब में बेटा कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। ये तो सब बहुत आसान है, इसमें कोई ऐसी लाइन हो जो समझ में ना आए। आप जो है SRK ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में आप कमेंट कर दीजिए, सर ये लाइन जो है हमारे समझ में नहीं आ रही। जैसे कोई एक स्टूडेंट कमेंट किया था कि सर जो है
जो बता रहे हैं ये बातें समझ में नहीं आ रही है, और कमेंट किया था हमने, कमेंट सेक्शन में डाला भी, इससे पहले वाले मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू थी। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि आप ये मत बताइए कि हमारे समझ में, आप वहाँ लाइन लिख दीजिए कि ये लाइन हमारे समझ में नहीं आ रही है, ये बात जो आप बता रहे हैं इसमें हमें डाउट है, इसको सर एक बार और रिवाइज कर दीजिए। तो ये सब बातें करोगे तो ठीक रहेगा, कि उसको जैसे आप पॉइंट बनाइए कि जो है कौन सा पॉइंट वीक है, आप अपने पॉइंट की बात कीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें मालूम हो। अब हम देखते क्या हैं, थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर और उसके अकॉर्डिंग ज्योमेट्री की चर्चा कर लेते हैं। देखो इसको लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ऐसा कहीं मिलेगा नहीं, जो हम लिखा दे रहे हैं ऐसा कहीं किसी किताब वाले ने छापा ही नहीं है। ये तो हम बच्चों को जैसे समझाते जाते हैं, बताते जाते हैं, तो वैसे लिखने की स्किल भी डेवलप होती जाती है। हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाते हैं, स्किल डेवलप होती जाती है। तो ये सारी चीज़ों को देख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, हमें आगे क्या देखना है। जो बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर है, वो कोऑर्डिनेशन नंबर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जिसका बहुत ज़्यादा अप्लीकेबिलिटी है, मैक्सिमम क्वेश्चन जहाँ से अराइज होते हैं, तो रियल में दो कोऑर्डिनेशन नंबर का बहुत इंपॉर्टेंस है। एक कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और 4 का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अच्छा, वैसे हम लोग लिखते क्या हैं, वैसे तो हम कोऑर्डिनेशन नंबर 2 से लेकर और कोऑर्डिनेशन नंबर 9 तक की अप्लीकेबिलिटी आपको डिफरेंट टाइप्स जो बुक्स हैं मार्केट में आपको मिलेगा कि जो है यहाँ की अप्लीकेबिलिटी ज़्यादा। तो मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड की अप्लीकेबिलिटी बड़े क्लास में है। जैसे जैसे आपकी क्लास अप होती जाएगी वैसे वैसे अप्लीकेबिलिटी बढ़ती जाएगी। लेकिन बीएससी सेकेंड ईयर तक की अगर हम बात करते हैं तो बीएससी सेकेंड ईयर में इतना कुछ नहीं है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पर ज़्यादा फोकस किया गया। लेकिन ज्योमेट्री को कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग हम आपको बता दे रहे हैं, और इसको भी देख लीजिएगा। जैसे हम कुछ कंपाउंड लिख रहे हैं, देखो जैसे हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिख दिए, या हम आयन भी लिख दिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स आयन। फिर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिख दिया, एग्जाम्पल लिख दिया, और फिर हमने लिख दिया ज्योमेट्री। ये हमने ज्योमेट्री लिख दिया, ये हो गया। अब मान लीजिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम लिखते हैं, सब लोग जानते हो बेटा। जैसे हमने लिख दिया एक ऑर्गेनोमेटेलिक में हम देखते हैं जो है, एक हम कंपाउंड लिखते हैं, उस कंपाउंड को हम जैसे हमने मेटल लिख दिया, कोई मेटल लिख दिया, और मेटल से हमने अटैच कर दिया किसको, देखिएगा एक आपको यूनिक एग्जांपल बता दे रहे हैं। और थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, ये जैसे हमने लिख दिया ट्राइफेनिल डेरिवेटिव को 135,
ये देखो, तो ये हमें मिल गया। अब ये देखिए इतना लार्जेस्ट कंपाउंड है बट इट हैव वन कोऑर्डिनेशन नंबर। क्यों? ये पूरे का पूरा एक चीलेटिंग फॉर्म में जुड़ा है और इसमें मेटल की जो पोजीशन है यही एक मेटल बॉन्डिंग है बस, बाकी ये कंबाइंड फॉर्म, ये एक मेटल बॉन्डिंग है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका मेटल ट्राइफेनिल बेंजीन या मेटल 1,3,5। देखिए यहाँ से देखते हैं 2, 4, 6, देखो यहाँ से हम काउंटिंग किए 1, 2, 2, 4, 6 ट्राइफेनिल बेंजीन हो गया। लेकिन अगर इसको मेटल को हम यहाँ से हटा दें, जोड़ दें, तो वो 1,3,5 में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मेटल हमने जोड़ दिया तो मेटल से काउंटिंग तो 2, 4, 6 हो गया, लेकिन अगर मेटल को हटा दें तो 1,3,5, तो आपको बुक में 1,3,5 ज़्यादा लिखा मिलेगा, क्योंकि यहाँ से हटा देने पर जहाँ से हम हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेंगे वहीं से हम काउंटिंग करेंगे उसी को 1 नंबर पर, तो 1,3,5। देखो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, चूँकि एक ही मेटल लिगैंड बॉन्डिंग या ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्डिंग है, तो यहाँ पर इसका जो एग्जाम्पल है कॉम्प्लेक्स आयन ये है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स आयन के साथ साथ इसको हटा देते हैं, चूँकि ये एग्जाम्पल हम इसी में लिखते चल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स आयन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो यहाँ पर हम ज्योमेट्री लिख देते हैं, और यहाँ पर हम लिख देते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ पर हम कोऑर्डिनेशन नंबर को लिख देते हैं। अब देखो, तो ये जानते हो कि 2 एटम होते हैं, तो ये तो यहाँ पर ये मान लीजिए कि 1 कोऑर्डिनेशन नंबर तो 2 होते हैं, तो ऑलरेडी वो लीनियरली अटैच्ड होते हैं, बस लीनियरली अटैच्ड, ये इससे हमें कुछ नहीं। तो ये हम देखते हैं, तो यहाँ हम कोई चर्चा ही नहीं करते हैं ज्योमेट्री में। आप देखिए हम कोऑर्डिनेशन नंबर 2 पर देखते हैं, सेकंड एग्जांपल कोऑर्डिनेशन नंबर 2 पर देखते हैं। तो हम देखते हैं AgCN होल ट्वाइस, AgCN होल ट्वाइस, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट एक मेंटेन करना, 1 निगेटिव, ये हो गया। इसकी ज्योमेट्री कैसे होगी? लीनियर। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 2 है, ठीक। उसके बाद फिर हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, अगला देखते हैं, अगला हमारा है HgI3-, ये हमारा स्ट्रक्चर होगा ट्राइगोनल। बेटा ये मोनोमर फॉर्म में है तब ट्राइगोनल होगा, ये भी तुम्हें ध्यान रखना है। ये मोनोमेरिक फॉर्म में हमने एग्जिस्ट ट्राइगोनल, और यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 3 हो गया, 3 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। फर्दर हम क्या देखते हैं? आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं चौथा एग्जांपल क्या है। ये NiCO होल 4, NiCO होल 4, जब इस पर देखते हैं तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। NiCO होल 4, इसका जो है स्ट्रक्चर कैसा होगा? टेट्राहेड्रल, हेड्रल, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर पर आपका एक और मिलता है दूसरा, 5वां 4 कोऑर्डिनेशन नंबर पे, जैसे CN होल 4 2 निगेटिव, ये तो ये आपका हो जाता है स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर ये हो जाता है। और यहाँ पर भी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, यहाँ पर भी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अब हम कोऑर्डिनेशन नंबर 5 पर डिस्कशन करते हैं। देखिए थोड़ा सा और जगह बचा है, वही देख रहे थे कि है कि नहीं। और फिर हम 6 एग्जाम्पल लिखते हैं। ये हमारा है जैसे FeCO होल 5, FeCO
होल 5, ये देखते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होगा टीबीपी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 5 है। अब नीचे लिखने पर आप विजिबिलिटी नहीं है, देख लेते हैं, विजिबिलिटी है तो नीचे ही लिख देते हैं। अब नीचे लिखने पर विजिबिलिटी नहीं मिलेगी, इसलिए ऐसा, अब ऊपर लिख दे रहे। तो ये 5 कोऑर्डिनेशन नंबर। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर पर अगर हम चर्चा करते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पर बेटा क्या होता है, अभी हमने बहुत सारे एग्जाम्पल को लिखा था। देखो यहाँ पर फिर हमने देखा क्या कि यहाँ पर 6 और ये 7 नंबर पर लाते हैं इसको। तो जैसे हम लोग लिखे CONH3 होल 6 Cl3 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, हेक्सामीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, और इसका स्ट्रक्चर होगा ऑक्टाहेड्रल, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। ये बेटा बेसिक अप्लीकेबिलिटी है। 6 तक बता रहे हैं, अभी सेकेंड ईयर में हो। अब जैसे हम लोग MSc में पढ़ाते हैं तो MSc प्रीवियस में जो सिलेबस पैटर्न जो है चेंज हुआ है, सिलेबस का पूरा पैटर्न ही चेंज हो गया है, और उसमें इनऑर्गेनिक के 2 पेपर हैं बेटा, तो वहाँ पर 12 कोऑर्डिनेशन नंबर तक मिलते हैं। तो यहाँ बताने का कोई मतलब नहीं, यहाँ आपके BSc सेकेंड ईयर के जो सिलेबस में है उतना हमने बता दिया, आउट ऑफ सिलेबस बताने कोई मतलब नहीं। तो यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप स्मूथली हमसे कांटेक्ट कीजिए, यहाँ कोई हेडक ही नहीं है, आप एकदम मौज मस्ती से, एकदम मनान, नो प्रॉब्लम। ये देख लीजिए। और कहीं कोई हमारे रहते हुए आपको केमिस्ट्री प्रॉब्लम होती है तो एकदम जीना धिक्कार है, कोई मतलब है नहीं। और एकदम स्मूथली, जैसे आप समझ लीजिए आप अपने गार्जियन के साथ हो, वैसे कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा तो एकदम खुलकर बताओ, और सारी चीज़ों को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और विदिन 24 आवर्स जो है, कहीं मान लीजिए व्यस्तता है तो विदिन 24 आवर्स आपका आंसर आपके पास चला जाएगा। लेकिन आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की कम ज़्यादा से ज़्यादा गरीब बच्चों को जो कोचिंग के फंड नहीं कर सकते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके साथ दिक्कत है, उनके पास तक मैसेज पहुँचाइए। अब आज से रेगुलर क्लासेस चलती रहेंगी और रेगुलर वीडियो पढ़ते रहेंगे, और इधर अब रेगुलर NCERT भी, इंटरमीडिएट की NCERT भी पढ़ती रहेगी, उसके बाद BSc की भी, MSc फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सब की वीडियो पढ़ते रहे। जो भी गरीब बच्चे हैं कोचिंग एफर्ट नहीं कर सकते हैं, उनको कहिए केवल हमारा वीडियो देखें, उनको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इतना फ्री होकर आपको सीखने का कोई चांस नहीं मिलेगा। हम लोग स्वयं पढ़ते थे, इतना फ्री होकर सीखने का चांस नहीं मिला बेटा। मोबाइल देखते हो सुबह से शाम तक, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब सारी चीज़ें यूज करते हो, तो वहाँ आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको ये देखना है कि आप अपने पढ़ाई की बात, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने पढ़ाई की बात करें, ठीक है। और बहुत अच्छा करियर, यू हैव ए ब्राइट करियर, आपका करियर बहुत ब्राइट है, केवल आप मेहनत करते रहो, अनावश्यक बातों में कहीं ना उलझो, अपना काम करते रहो, और काम करते रहोगे तो धीरे धीरे अपना बढ़ते रहोगे, उसमें कोई रोकने वाला नहीं है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आएंगी, उनको आप फेस कीजिए, लेकिन आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए बेटा, बेसिक ऑब्जेक्टिव पढ़ना होना चाहिए। चूँकि आप यूथ हो, आप पढ़कर ही किसी को कुछ अच्छा कर सकते हो, अभी आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो माँ बाप से लेकर टीचर से और सोसाइटी तक आप अच्छा मैसेज दे सकते हो, तो मेहनत से पढ़ो। और आपके इतने सपोर्टिंग हैंड हैं, हम लोग हैं, और बहुत सारे जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ साथ मैथमेटिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, इन सब के भी चैनल अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिए, तो वहाँ भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और आप पढ़ते रहिए, ठीक है। तो ठीक है, अब आज की क्लास यहाँ ख़त्म कर देते हैं, इसलिए ख़त्म कर देते हैं बेटा कि बहुत लंबा हो जाएगा, और आप लोग भी जब भी मौका पाइएगा अपना देख लीजिएगा। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं, और ईश्वर आपका परमानेंट मदद करेगा। चूँकि अगर डू वर्क हार्ड फाइंड ये गुड परफॉर्मेंस इन योर लाइफ, और हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं, डू हार्ड वर्क। वो आप जो है परमानेंट हार्ड वर्क करते रहिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, क्रिएटिविटी को अपने अपडेट रखिए, और कहीं कुछ नहीं, आप ये समझिए कि आपसे बढ़कर कोई नहीं, लेकिन आप मेहनत कीजिए बेटा। आप ऊर्जावान हो, आप यूथ हो, आप कभी भी अपने आप को डिमोरलाइज ना कीजिए,
क्योंकि इस फील्ड में कहीं भी आप जैसे जब प्रोग्रेस करोगे तो बहुत सारे फैक्टर ऐसे मिलेंगे जो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन वहाँ उससे हम लोगों से कोई मतलब नहीं है। आप हम लोग मेहनत करें, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है, तो इसको ये कहकर आप ना हट जाइए कि ये हमारे साथ प्रॉब्लम। आप मेहनत कीजिए, ठीक है। ठीक है बेटा, अब हम लोग क्लास आज यहाँ पर बंद करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।